वे सोचिए, एक ऐसा मुल्क जो गुर्बत से निकलना चाहता है, उसे ये कहा जाए कि आप हमसे कर्जे लेकर अपने मुल्क में बड़े बड़े रोड्स बनाएं, इमारतें खड़ी कर लें और पावर प्लांट्स लगा लें, तो लीडर्स उसको डेवलपमेंट समझेंगे। उस मुल्क का मीडिया उसको प्रोग्रेस के तौर पर पोर्ट्रे करेगा और वहां के लोग ये समझेंगे कि उनके खुशहाली के दिन आने वाले हैं। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद उस मुल्क में महंगाई इतनी बढ़ने लगती है कि एक आम आदमी का गुजारा मुश्किल हो जाता है। कर्जे इस हद तक बढ़ चुके होते हैं कि आने वाली नस्लें भी उनको नहीं चुका सकती। तो सवाल यह है कि अगर उस मुल्क में डेवलपमेंट हो रही थी तो एक आम आदमी की जिंदगी में कोई चेंज क्यों नहीं आया? इस सवाल का जवाब जॉन पर्किंस अपनी किताब कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन में देते हैं। पर्किंस बताते हैं कि अगर आज के दौर में आप किसी मुल्क पर काबिज होना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि आप वहां अपनी फौजें उतार दें। आप सिंपली उस मुल्क को कर्जे दें और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मुल्क आपके कर्जों में इतना धंस चुका होगा कि आप उस मुल्क को किसी भी तरह डिक्टेट कर सकते हैं, उसको अपने असर रसूख में ला सकते हैं। इस किताब का क्रक्स ये है कि अमेरिका जैसे मुल्क उन मुल्कों को कर्जे देते हैं जिनके पास बज़ाहिर नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत होते हैं, लेकिन वो मुल्क पॉलिटिकली अनस्टेबल होते हैं और माशी तौर पर गरीब होते हैं। उन मुल्कों को कर्जे देकर अमेरिका उनको अपने ऊपर डिपेंडेंट करता है। वहां रोड नेटवर्क्स के नाम पर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर अमेरिकन कंपनीज उसी कर्जे के पैसे से डेवलपमेंट करती हैं। वो पैसा उन कंपनीज की जेबों में जाता है और आखिर में उस मुल्क में इमारतें तो खड़ी होती हैं, लेकिन वो मुल्क गरीब का गरीब रह जाता है। पर्किंस इस पूरे सिस्टम को इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में काम करने वाले लोग इन मुल्कों के लिए ऐसी माशी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं जहां पर इन मुल्कों को सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। इनको बताया जाता है कि अगर आप हमसे कर्जा लेंगे और अपने मुल्क में डैम्स बनाएंगे, पावर प्लांट्स लगाएंगे, रोड्स बनाएंगे, तो आपका मुल्क तरक्की याफ्ता होगा, आपके मुल्क में जीडीपी ग्रोथ होगी, आपके लोग खुशहाल होंगे। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। वो मुल्क कर्जों में धंसता चला जाता है और वो डिपेंडेंट हो जाता है अमेरिका जैसे मुल्कों पे। पर्किंस इस किताब में ये कन्फेस करते हैं कि वो खुद एक इकोनॉमिक हिटमैन रहे हैं। उन्होंने खुद मुल्कों की इकोनॉमीज को तबाह किया है, उनके लिए फेक माशी रिपोर्ट्स बनाकर, उनको सब्ज बाग दिखाकर कि अगर आपके मुल्क में ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो आप खुशहाल होंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वैसे तो जॉन पर्किंस अपनी किताब में बहुत सी मिसालें और केस स्टडीज देते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में 3 प्रोमिनेंट केसेस आपके सामने रखूंगा जो उन्होंने अपनी किताब में पेश किए हैं। 1960s में पर्किंस को सबसे पहले इंडोनेशिया भेजा जाता है, ये टारगेट देके कि आपने इंडोनेशिया के लीडर्स को कन्विंस करना है अपनी इकोनॉमिक रिपोर्ट्स और प्रोजेक्शंस के साथ कि हम इंडोनेशिया में रोड्स बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, जिससे इंडोनेशिया के हालात बेहतर हो जाएंगे और वो एक डेवलप्ड कंट्री लगने लगेगा। पर्किंस बताते हैं कि इंडोनेशिया में उस टाइम पर बहुत बुरे माशी हालात थे। लोग झुग्गियों में रहते थे, लोगों के पास साफ पानी नहीं था पीने को, लेकिन इंडोनेशिया के पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज थे। पर्किंस इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को कन्विंस करते हैं कि आप हमसे कर्जे लें, हम आपके मुल्क में डेवलपमेंट करेंगे, और अल्टीमेटली इंडोनेशिया इस पर राजी हो जाता है। इंडोनेशिया को वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेकर दिए जाते हैं। अमेरिकन कंपनीज आकर इंडोनेशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम शुरू करती हैं। वो सारे का सारा पैसा वर्ल्ड बैंक का उन अमेरिकन कंपनीज की जेबों में जाता है। इंडोनेशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो पैसा वापस करने की बारी आती है तो इंडोनेशिया वो वापस नहीं कर पाता, और फिर अमेरिकन कंपनीज इंडोनेशिया को कहती हैं कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं आपके, आए हम वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसका एक मेजर शेयर हमारा होगा, थोड़ा सा शेयर आपका होगा, और आपके उस थोड़े से शेयर में से आप वर्ल्ड बैंक के पैसे वापस कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्किंस बताते हैं कि उन्होंने कैसे इंडोनेशिया की इकोनॉमी को तबाह किया। दूसरी केस स्टडी राइटर अपनी किताब में सऊदी अरेबिया के लिखते हैं। सऊदी अरेबिया का मसला गुर्बत नहीं बल्कि तेल था। 1970 में जब ऑयल क्राइसिस आया तो अमेरिका को लगा कि सऊदी अरेबिया एक इतना पावरफुल मुल्क है कि इस क्राइसिस में ये मजीद ताकतवर बन जाएगा, तो क्यों ना इसको किसी ना किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। पर्किंस को सऊदी अरेबिया भेजा गया और पर्किंस ने एक प्रपोजल दिया उन्हें, और वो ये था कि अगर आप अपना ऑयल यूएस डॉलर्स में बेचना शुरू करें और उससे होने वाला प्रॉफिट अमेरिकन बैंक्स में रखेंगे तो हम आपके मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आपको वेस्टर्न कंट्रीज के लेवल पर डेवलप कर देंगे, और उसके साथ साथ आपको मिलिट्री प्रोटेक्शन भी देंगे। शुरू में जो सऊदी के शहजादे थे वो नहीं माने
और फिर पर्किंस एक बड़ी शर्मनाक बात अपनी किताब में लिखते हैं, और वो ये कि उन सऊदी शहजादे को कन्विंस करने के लिए एक ब्लॉन्ड लड़की का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बाद जो सऊदी प्रिंस हैं वो कन्विंस होते हैं, और उसके बाद से लेकर आज तक सऊदी अरेबिया अपना तेल डॉलर्स में बेचता आया है, और अब तक ये सिलसिला जारी है, जिसे पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग और खतरनाक स्टोरी पर्किंस अपनी किताब में पैनामा की लिखते हैं। वीर्स, पैनामा एक बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन उसके पास एक ऐसी नायाब चीज है जो उसको इस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम में एक बहुत वैल्यूएबल मुल्क बनाती है, और वो है पैनामा कैनाल। ये कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में जोड़ती है, और दुनिया का बड़ा हिस्सा इस मुल्क से अपनी ट्रेड गुजारता है, और यही एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का टूल है पैनामा के लिए। एक लंबे अरसे तक पैनामा कैनाल का कंट्रोल अमेरिका के पास रहा, और 1970s में पैनामा के प्रेसिडेंट उमर तोरिजो ने यह फैसला किया कि हम ये पैनामा कैनाल अमेरिका से वापस लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारा राइट बनता है। उमर तोरिजो के पास जॉन पर्किंस को एज एन इकोनॉमिक हिटमैन भेजा गया, और पर्किंस ने जाकर उमर तोरिजो को उसी तरह कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर आप हमसे कर्जे लें तो हम आपके मुल्क को डेवलप कर देंगे। लेकिन उमर तोरिजो इस इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम के ट्रैप में नहीं आया। वो इस सिस्टम को बखूबी समझता था, तो फिर उसको ब्राइब करने की कोशिश की गई, उसे रिश्वत देने की कोशिश की गई, तब भी उमर तोरिजो इस ट्रैप में नहीं आया। तो 1981 में एक शाम खबर आई कि उमर तोरिजो प्लेन क्रैश में मारे जा चुके हैं। जॉन पर्किंस बताते हैं कि जब इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम फेल होता है तो उसकी जगह जैकल्स ले लेते हैं, और उमर तोरिजो के केस में हमने देखा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम फेल हुआ तो जैकल्स ने उमर तोरिजो को किस तरह एलिमिनेट कर दिया अपने कॉर्पोरेटोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को पैनामा में यकीनी बनाने के लिए। और उसके बाद पैनामा को कर्जे दिए गए, और पैनामा उन कर्जों तले दबकर मजीद गुर्बत का शिकार होता चला गया। इन केस स्टडीज के थ्रू पर्किंस हमें बताते हैं कि ये इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। पहला पिलर है फियर। गरीब मुल्क में ये डर पैदा करना कि अगर आप हमसे कर्जे नहीं लेंगे तो आप मजीद गुर्बत का शिकार होते चले जाएंगे, आप मजीद इंस्टेबिलिटी के अंदर धंसते चले जाएंगे। और फियर के बाद दूसरा पिलर है डेट, उस मुल्क को कर्जे देकर अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लेना। तीसरा पिलर है गिल्ट ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, ये एहसास पैदा करना उस मुल्क में कि आप कभी भी सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकते, आप हमेशा से हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और चौथा पिलर है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल में उस मुल्क की अशराफिया को अपने साथ मिला लिया जाता है, उन्हें ब्राइब किया जाता है, उन्हें किकबैक्स दिए जाते हैं, ताकि वो इस इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम के पपेट के तौर पर इस्तेमाल हों, और एक गरीब अवाम, बड़ी अवाम उसके अंदर सफर करती है, क्योंकि अशराफिया उस सिस्टम का हिस्सा बन के खुद अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं, और अवाम गरीब से गरीब तर होती चली जाती है। इस किताब के आखिरी हिस्से में पर्किंस बताते हैं कि आज चाइना इस इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम को अडॉप्ट कर चुका है। आज चाइना इस पोजीशन में है कि वो अमेरिका को रिप्लेस कर रहा है, और चाइना पूरी दुनिया के अंदर यही सिस्टम अडॉप्ट करते हुए अपना असर व रसूख फैला रहा है। जहां पर आज से पहले अमेरिका IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू मुल्कों को कर्जे देता था, चाइना ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, चाइना डेवलपमेंट बैंक, एक्सिम बैंक ऑफ चाइना, इन ऑर्गेनाइजेशंस और बैंक्स के थ्रू मुल्कों को कर्जे देना शुरू कर दिए हैं। चाइना कहता है कि हम आपके ऊपर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी कंडीशंस नहीं लगाएंगे, हम आपको सस्ते कर्जे देंगे, हम आपकी सॉवरेनिटी को वायलेट नहीं करेंगे। लेकिन पर्किंस बताते हैं कि चाइना एग्जैक्टली अमेरिका के उसी सिस्टम को कॉपी कर रहा है, बल्कि उससे भी मजीद खतरनाक फॉर्म को अडॉप्ट करता जा रहा है। पर्किंस बताते हैं कि चाइना के इस इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। चाइना जिन मुल्कों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट आज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और क्लाइमेट चेंज के तौर पर निकल रही है। पर्किंस चाइना के हवाले से भी बहुत सी केस स्टडीज का जिक्र करते हैं, जिनमें वो पाकिस्तान, श्रीलंका, कजाकिस्तान और कई अफ्रीकन ममालिक का जिक्र करते हैं जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं। चाइना इन मुल्कों में कर्जे देता है और इन मुल्कों को पाबंद करता है कि आपके मुल्क में जो ब्रिज, अंडरपास, रोड नेटवर्क्स बनेंगे वो चाइनीज कंपनीज बनाएंगी, उनमें चाइनीज इंजीनियर्स काम करेंगे, चाइनीज लेबर काम करेगी। तो जो कर्जा चाइना इन मुल्कों को देता है वो कर्जा चाइनीज कंपनीज के पास ही चला जाता है। इन मुल्कों में डेवलपमेंट तो होती है लेकिन वो सिर्फ दिखावे की होती है, और ये मुल्क चाइना के ऊपर माशी तौर पर डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं। तो इस किताब के कंक्लूजन में पर्किंस बताते हैं कि इस इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम ने अपनी शक्ल बदल ली है। पहले ये अमेरिकन ओरिएंटेड इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम था, आज ये चाइनीज ड्रिवन सिस्टम बनता जा रहा है। इस वीडियो के आखिर में हम इस किताब के
क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बड़ी पावरफुल किताब है, लेकिन हर किताब में कोई ना कोई कमी, फ्लॉज जरूर होते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म इस किताब पर यह है कि परकिंस जिन वाकयात का जिक्र कर रहे हैं, जिन केस स्टडीज का जिक्र कर रहे हैं, वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस या ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस कहीं पर मौजूद नहीं है। दूसरा क्रिटिसिज्म परकिंस के ऊपर यह है कि वो किसी भी मुल्क के माशी हालात को एक कंस्पिरेसी ड्रिवन फ्रेमवर्क में डाल देते हैं। वो उसकी वजह इकोनॉमिक हिटमैन सिस्टम के ऊपर डालते हैं, जबकि उस मुल्क की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, वीक इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबल मार्केट फोर्सेस, इनका अहम किरदार अपनी किताब में बयान नहीं करते। तीसरा और आखिरी क्रिटिसिज्म यह है कि परकिंस अपनी किताब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो जेन्युइन बेनिफिट्स हैं उनको इग्नोर कर देते हैं और अगेन उसको एक कंस्पिरेसी की तरह देखते हैं और वो समझते हैं कि जहां जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है वहां वहां कहीं ना कहीं इकोनॉमिक हिटमैन्स का कोई हिडन रोल है, जबकि हमारे पास कई ऐसी मिसालें हैं कि जिन मुल्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से वाकई में ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, वहां के लोगों के हालात बेहतर हुए हैं, उन मुल्कों में रिमोट एरियाज बड़ी बड़ी सिटीज के साथ जुड़े हैं और लोगों की जिंदगियों में नुमाया तब्दीलियां आई हैं। और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर आज के दौर में चाइना का एक कलीदी किरदार रहा है, जिसे वो शक की निगाह से देखते हैं। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सपोर्ट करते रहें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आप नेक्स्ट किस बुक का रिव्यू चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस किताब को पढूं और अपना रिव्यू उसके ऊपर आपके सामने पेश कर सकूं। बहुत शुक्रिया।